कलयुगी बेटा दिल छू लेने वाली कहानी। आज घोर कलयुग आ गया है। बच्चे माता पिता पर हाथ उठाने तक से गुरेज नहीं करते। वैसे तो मोहन आए दिन माँ को मारता है, लेकिन उस रात पता नहीं उसे क्या हो गया था कि इतनी जोर का घूंसा मारा कि दांत टूट गया। बीच में आई पत्नी को भी खूब मारा। पड़ोसी लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं विस्फोट हुआ है और उसकी किरचें जमीन को भेद रही हैं। खिड़कियां खोलकर वे बाहर झांकने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मोहन के घर के दरवाजा खटखटाकर शोर मचाने का कारण पूछ ले। मार तो ये क्या, एक थप्पड़ तक कविता के पति ने उसकी कोमल देह पर नहीं मारा था। बेटा तो एकदम कसाई हो गया है। पति के रहने पर हर वक्त सजी धजी रहने वाली हीरोइन सी लगने वाली कविता अब तो अर्धविकसित सी हो गई हैं। फटे गंदे कपड़े, सूखा मुरझाया चेहरा, गहरी हजारों अनसुलझे प्रश्नों की भीड़ वाली आंखें, कुछ कहने को ललायत, सूखे होंठ, सब कुछ उनकी दयनीय जिंदगी को व्यक्त करने लगे। उस रात कविता बरामदे में ही पड़ी एक कंबल में ठिठुरती रही। टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची कि वह अपने छोटे से कमरे में, जो पहले स्टोर रूम था, चली जाए। केवल एक ही वाक्य कहा था कविता ने अपनी बहू से, बहू तुमने ये साड़ी मुझे बिना पूछे क्यों पहन ली? ये तो मेरी शादी की 25वीं सालगिरह की है। बस बेटा माँ को रुई की तरह धुनने लगा और बकने लगा, तेरी ये हिम्मत की मेरी बीवी से साड़ी के लिए पूछती है? कविता बेचारी चुप हो गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया। फिर भी बेटे ने मारा। ठंडी हवा का तेज झोंका उसके घायल देह को छू रहा था। उसका अंग अंग दर्द करने लगा था। वे कराह रही थी, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चलचित्र की तरह घटनाएं बीते दिन सूनी आंखों के आगे घूमने लगे थे। इस साड़ी में तू बहुत सुंदर लगती है और आज तो गजब ही ढा रही है। आज रात को पति नीलेश ने कहा था। धत कहकर कविता शर्मा गई थी। नई दुल्हन सी। वह पल याद करके उसका दिल पानी से बाहर निकली मछली सा तड़पने लगा। जब भी खाने की किसी चीज की कविता फरमाइश करती थी, तुरंत उसके पति लाकर दे देते थे। बात बात पर कविता से कहते थे, तू चिंता मत कर, मैंने तो ये घर तेरे नाम ही लिया है और बैंक में 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट भी हैं तेरे नाम से। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तब भी तू ठाठ से रहेगी। हंस देती थी कविता। बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति और लायक बेटी बेटा दिए हैं। अपने इसी बेटे को उसने बेटी से 100 गुना ज़्यादा प्यार दिया। लेकिन ये क्या हो गया? एकदम से उसकी चलती नाव में कैसे छेद हो गया? पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी कगार पर पड़ी चट्टान सी हो जाएगी, कि पता नहीं कब उसे इस चट्टान को समुद्र निकल ले। वह बीते पलों को याद कर पिंजरे में कैद पंछी सी फड़फड़ाने लगी। उस रात में सो नहीं पाई। सुबह होते ही धीरे धीरे मरियल चूहा सी चलकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने लिए एक कप चाय बनाकर अपनी कोठरी में ले आई और पड़ोसन के दिए हुए बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट लेकर खाने लगी। बिस्कुट खाते हुए दिमाग में विचार आकाश में उड़ती पतंग से उड़ने लगे। इस क्रूर निर्दयी बेटे बहू से तो पड़ोसी ही अच्छे हैं, जो आगे पीछे खाने पीने की चीज चोरी से दे जाती हैं। तो क्यों ना उनकी सहायता लेकर अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पालूं। एक बार एक और विचार बिजली सा कौंधा, क्यों ना अपनी बेटी को सब कुछ बता दूं और वह मेरी मदद करे। लेकिन वह लालची दामाद कभी भी बेटी को मेरी मदद नहीं करने देगा। मैं तो बेटी को फोन भी नहीं कर सकती, हमेशा लॉक रहता है। घर से भाग भी नहीं सकती, क्योंकि बेटे बहू दोनों बाहर से ताला लगाकर नौकरी पर जाते हैं। बस इन्हीं सब विचारों की पगडंडी पर चलते हुए ही जा कविता ने करते हुए स्नान कर लिया और दर्द से तड़पते हुए हाथों से ही उल्टी सीधी चोटी गूंथ ली। बेटे बहू की हंसी मजाक ठिठोले की आवाज़ गम पिघलते शीशे सी कानों में पड़ रही थी। कहाँ वे सजे सजाए साफ सुथरे कालीन बिछे बेडरूम में सोई थी और कहाँ अब बदबूदार स्टोर रूम में फोल्डिंग चारपाई पर। छी छी, इतना सफ़ेद हो जाएगा मोहन का खून, उसने कभी सोचा ना था। महंगे से महंगा कपड़ा पहनाया, उसे बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज़ खिलाई। हर्षित हर चाहत बेटे की कविता और नीलेश ने पूरी की। शहर के महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल से और फिर विद्यालय से मोहन ने शिक्षा ग्रहण की।
कितनी मेहनत से, कितने लगन से नीलेश ने इसे बैंक की नौकरी की परीक्षा दिलवाई। जब ये पास हो गया तो दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समाए। कुछ बीन करके जान पहचान निकाल कर जाकर इसकी नौकरी लगी और नीलेश के मरने के बाद ये सब कुछ भूल गया। काश ये जन्म ही ना लेता, मैं निपुती ही सुखी थी। इसके जन्म लेने के बाद, मेरे मना करने के बाद भी 500 लोगों की पार्टी नीलेश ने खूब धूमधाम से की थी। बड़ा शरीफ, सीधा साधा और संस्कारों वाला लड़का था यह, लेकिन पता नहीं इसने क्या खा लिया कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो राक्षसों जैसा बर्ताव करता है। अब तो इसके पंख निकल आए हैं। प्यार, त्याग, दया, मान सम्मान की भावनाएं तो इसके दिल से गायब ही हो गई हैं। जैसे अंधेरे में से परछाई छूमंतर हो जाती है। रसोई से आ रही मीठी मीठी सुगंध से कविता बच्ची सी मनचली हो गई। हिम्मत करके सीढ़ी चढ़कर धीरे धीरे बहू के पास आई। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बेटी, क्या बनाया है? पता नहीं कैसे दुनिया का नया आश्चर्य लगा कविता को बहू के उत्तर देने के ढंग से। माँ जी, गाजर का हलवा बनाया है, खाएंगी आप? आइए बैठिए। हक्की बक्की बावली सी कविता डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। एक प्लेट में हलवा रखा था, दूसरी प्लेट में आलू के गर्मा गर्म पराठे। नाश्ता देते समय शहद सी मीठी बोली में बहू बोली, पहले इन कागजों पर साइन कर दीजिए, फिर नाश्ता कर लीजिएगा। नाना, मैं नहीं करूँगी साइन। अच्छा, तो ये आदर, ये प्यार इस लालच में किया जा रहा था? छी छी, तुम दोनों ने तो रिश्तों को नीलाम कर दिया है। मैं चाहे मर जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं साइन नहीं करूँगी। कविता बड़बड़ाती रही। जाइए जाइए, लीजिए सूखी ब्रेड और चाय, मत करिए साइन, और जब ये आ जाएंगे तब खाइएगा इनकी मार। बहू के शब्द तीरों से भी ज्यादा घायल कर गए कविता को। वह बाहर से अंदर तक लहूलुहान हो गई। मरती क्या ना करती, भूखी थी, सूखी ब्रेड चाय में डुबोकर खाई, रोती रही, सोचती रही। लानत है ऐसी जिंदगी पर। गाजर का हलवा, भरवा पराठे खाकर क्या मैं तेरी गुलाम बन जाऊं? नाना, मैं अपाहिज नहीं बनना चाहती। मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूं और मैं अपाहिज बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। बुदबुदाती हुई कविता ब्रेड और चाय से ही संतुष्ट हो गई। मन ने कहा, जाए भाड़ में तेरा हलवा पराठे। मैं अपने जमाने में बचा हुआ हलवा पराठे और पूरी कामवाली तक को खाने के लिए देती थी। कविता बहू की क्रियाएं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सास की पीड़ा, दुख, व्यथा से बहू अनजान सी अपने कामों में व्यस्त थी। चाय नाश्ता करके अपना लंच बॉक्स तैयार किया, फिर गुदगुदाती हुई कॉटन सिल्क की साड़ी और उसी रंग की मैचिंग करती माला पहनकर ऑफिस चली गई। बाहर से घर में ताला लगा दिया। बाहर ताला बंद कर वह हर रोज ही जाती थी, और तो और टेलीफोन भी लॉक कर दिया जाता था। लेकिन उस दिन वह टेलीफोन लॉक करना भूल गई। कविता ने हर रोज की तरह पूरा घर देखा। हर चीज लॉक थी, यहाँ तक कि फ्रिज में भी ताला लगा हुआ था। हाँ, बहू कविता के लिए डाइनिंग टेबल पर 4 सूखी रोटी और तुअर की दाल बनाकर रख गई थी। अनलॉक टेलीफोन देखकर कविता के दिल में खुशी का खेत लहराने लगा। अब तो पड़ोसन को फोन कर दूंगी, वह मुझे बाहर भागने में सहायता कर देगी। उस समय कविता में 1000 हाथियों की ताकत ने जन्म लिया। बेटे का दर्द भी काफूर सा उड़ गया। आंखों में हीरे सी चमक उत्पन्न हो गई। सबसे पहले तो उसने पड़ोसन को फोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ आंटी नेहा। लेकिन आप फोन कैसे कर रही हैं? क्या आज आपका फोन लॉक नहीं है? मुक्ति की खुशी में झूलती हुई कविता बोली, हाँ हाँ बेटी, लॉक नहीं है। सुनो, तुम इस समय बाहर का ताला तोड़कर आ जाओ, तब तक मैं तैयारी करती हूँ। कैसी तैयारी आंटी? सुनकर नेहा को आश्चर्य हुआ। बेटी, तुम्ही ने तो उस दिन कहा था कि आप यहाँ से भाग जाओ आंटी, किसी और शहर या बेटी के पास। हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन आंटी आप कहाँ जाएंगे? मैं कोलकाता अपने भाई के पास जाऊंगी, वह बस स्टेशन पर लेने आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा बेटी। अगर मैं नहीं गई तो ये मुझसे ज़बरदस्ती मार पीट कर नशा पिलाकर साइन करवा लेगा। और कविता जी फूट फूट कर रोने लगी। और क्या आंटी, बताओ ना। और फिर मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक देगा। बोलते हुए कविता की आवाज़ कांप रही थी। पूरी की पूरी देह कपकपा रही थी। उसकी देह जवाब दे रही थी, लेकिन फोन रखकर उसकी हिम्मत सांस लेने की आशा जीवित होने लगी। जल्दी अलमारी खोलकर अपने कपड़े, रुपए और वसीयत के कागज निकाले। पर्स लिया, ढंग से सिल्क की साड़ी पहनकर दरवाजे के पास अटैची लेकर खड़ी हो गई।
पत्थर से ताला नहीं टूटा तो नेहा ने हथौड़े से ताला तोड़ दिया। कविता दरवाजे के पास ही खड़ी थी। एक और जेल से छूटी कैदी सी खुशी कविता के दिल में थी, तो दूसरी ओर अपना घर, अपना घोंसला छोड़ने का दुख उसे खाए जा रहा था। वह घर जिसमें उसने रानी सा जीवन व्यतीत किया, जहाँ उसने सोने के दिन और चांदी सी रातें काटी, जहाँ उसके आंगन में किलकारियाँ गूंजती रहीं, प्यार का सूरज सदा उगता रहा, जहाँ उसके पति ने उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख दिया था, जहाँ वह घंटे पति के साथ प्रेम क्रीड़ाएं करती थी, जो घर खुशी के फूलों से महकता था। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि कविता आज उसे छोड़कर जाने पर विवश हो गई। क्या करती वह? कोई अन्य उपाय नहीं था। नेहा ने अपनी कार में कविता को बिठा लिया। उसका सूटकेस उठाते समय नेहा भी रोने लगी, आंटी के विछोह पर। रूहानी सी नेहा ने आंटी से उनके भाई का फ़ोन नंबर ले लिया और बस पर चढ़ाते समय ये वादा कर लिया कि वह हफ्ते में 2 बार फ़ोन पर उनका हालचाल पता लगाती रहेगी। जितना दुख कविता को अपना घर छोड़ने का था, उससे कुछ ही कम दुख नेहा से बिछड़ने का था। ज़्यादा देर वह नेहा को बस के पास रोकना नहीं चाह रही थी। वह सरहद पर तैनात सिपाही सी सतर्क थी, सावधान थी कि कहीं खोजते हुए उसकी बहू या बेटे न आ जाएं। वह उस घर में वापस जाना नहीं चाहती थी, जहाँ तालाब में मगरमच्छ सा उनका बेटा रहता है, जहाँ उसकी जिंदगी मोहताज हो गई थी। बस चल पड़ी वह खिड़की से बाहर, आंसू भरी आंखों से नेहा को तब तक देखती रही जब तक उसकी आकृति ने बिंदु का रूप नहीं ले लिया था। ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, उसका अपना शहर दूर होता जा रहा था। वह शहर जहाँ वह 16 श्रृंगार करके अपने सुहाग के साथ आई थी। उसे लगा उसकी जिंदगी एक नदी है जिसे अपना रास्ता बदल दिया है, और वह एक गांव है जो पीछे छूट गया है। बस जितना आगे बढ़ रही थी, उसका दिल उतना ही जोरों से धड़क रहा था। काफी देर बाद उसने स्वयं को सामान्य स्थिति में पाया। अब वह आंखें बंद करके सोने लगी। काश मेरी बहू नेहा जैसी होती। कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है अपनी सासू माँ का। जितनी बार भी इसकी सास मुझे मिली है, हमेशा अपनी बहू की तारीफ के पुल ही बांधती रही, लेकिन मुझे दुष्ट बहू मिली। अरे बहू का क्या दोष है? नालायक तो अपना बेटा है। यदि बेटा ठीक होता तो बहू की क्या मजाल की गलत काम करे। जो जो कलकत्ता नजदीक आ रहा था, कविता घबरा रही थी कि भैया भाभी पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचे तो सोचे, उसके पास उस रास्ते के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वे बोझ नहीं बनेगी भैया भाभी पर। कुछ ही दिनों में अलग छोटा सा मकान लेकर रहेगी, एक नौकरानी रखेगी। एक विचार की लहर बार बार उठ रही थी कि घर छोड़कर मैंने गलत काम तो नहीं किया। फिर दिमाग ने कहा, तो फिर क्या करती? हर रोज मार खाती, और वह मारता रहता जब तक जायदाद पूरी अपने नाम न लिखवा लेता। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने अपनी दोबारा बने वसीयत पढ़ी, जिसकी एक प्रति उसे अपनी बेटी के पास भी भेजनी पड़ेगी। वकील के पास तो एक कॉपी रख आई थी। कविता अब सोचने लगी, आज मैंने जो कुछ भी किया वह मैं पहले ही कर लेना था। छी छी, माँ बेटे से मार खाए, इससे अच्छा मर जाए। मैं अकेली पड़ गई थी, वे दोनों पति पत्नी एक हो गए थे। शुक्र है कि नेहा जैसी पड़ोसन मिल गई, जिसने मेरी मृतप्राय जिंदगी को सांस दे दी। नेहा ना होती तो मैं वसीयत भी ना बदल पाती और घर से भाग भी नहीं पाती। इन्हीं विचारों का ताना बाना बुनते हुए कोलकाता आ गया। हड़बड़ाते हुए कविता ने अटैची और पर्स पकड़ा, फिर भारत नगर के लिए रिक्शा करके चल दी। कविता निश्चय करके अपने भाई के घर पहुंच गई। दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर में एक भोली भाली सुंदर सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। आप कौन? किससे मिलना है? मीठी आवाज़ में बच्ची ने पूछा। बेटी, मैं बाहर से आई हूँ, तुम्हारे पापा जी की बहन हूँ। मेरा नाम कविता है। अंदर आइए बुआ जी। बच्ची के पीछे पीछे कविता अपना पर्स और अटैची संभालती हुई जल्दी बरामदे के साथ जुड़ा हुआ ही ड्राइंग रूम था। उस घर में कविता 8 वर्षों बाद आई थी। पिछली बार अपने पति के साथ कविता कार से आई थी। घर परिवार वालों ने खूब इज्जत मान सम्मान दिया था। भैया भाभी ने तो आंखों पर ही बिठा लिया था। कविता के भाई के घर का वातावरण उस समय भी शांत था, और अब भी लगता है सुखमय और शांति माहौल है। कविता की विचार तंद्रा उसके भाई ने ही तोड़ी। अरे कविता, तू इस समय अकेले कैसे? कुछ फोन वगैरह तो कर देती। वे भैया, बस आना पड़ा। सूखा चेहरा मरियल आवाज में दिए उत्तर से भाई सशंकित हो गया।
आना पड़ा? मैं समझा नहीं। खैर चल पहले चाय पी ले, कुछ खा ले, फिर बताना। कविता की आवाज़ सुनकर बरामदे में ही सब्जी काटती हुई भाभी दौड़कर आई, पहुंची, फिर बैठ गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता भी आ गया। दीदी आप तो बहुत दुबली हो गई हैं, 8 साल में चेहरा ही बदल गया। क्या हो गया आपको? कविता के पास आकर भाभी ने आलिंगित किया और आश्चर्यचकित नज़रों से उसकी ओर देखती रही। कविता बार बार शॉल से गर्दन पर पड़े जख्मों के निशान छुपा रही थी, लेकिन मेज पर रखी हुई चाय की प्याली उठाते समय गर्दन की शॉल गिर गई और बाह का स्वेटर ऊपर हो गया। देखते ही भैया दौड़कर पास आए, घबराकर पूछा, ये सब क्या है कविता? तुम्हारे शरीर पर ये जख्म कैसे? वह वह भैया मोहन मारता था, पीटता था। एक बार तो उसने इतनी जोर से मारा कि दांत तक टूट गया। बस ये सब उसी के निशान है। इतना सब होता रहा और तुमने बताया तक नहीं। अरे हम कोई गैर हैं क्या? कभी फोन ही कर देती या कोई खत ही डाल देती। पता नहीं तुमने कितने दुख झेले हैं जीजाजी की मृत्यु के बाद। छी छी, इतना क्रूर बिगड़ा मोहन बेटा हो जाएगा, सपने में भी नहीं सोचा था क्या? कविता तुमने अच्छा किया जो आ गई। वह तो मुझे भूखा तक रखता था। बाहर दरवाजे पर ताला, टेलीफोन पर ताला, फ्रिज और सभी अलमारियों में ताला लगा रखता था। भैया ऐसी दुर्दशा तो किसी कैदी की भी नहीं होती जो उसने मेरी की। कहते ही कविता फूट फूट कर रोने लगी। भैया भाभी घबरा गए। आंसू पोंछते हुए भाभी ने फिर कविता से वसीयत की योजना पूछी। थोड़ी देर बाद स्वयं पर काबू पाकर कविता ने अपनी नई वसीयत उन दोनों को दिखा दी। भैया भाभी खुश हुए। बहन को भाई ने खूब प्यार करके कहा, बहन घबराओ मत, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। वैसे तो अलग रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो यहीं पर तुम्हें अच्छा मकान मिल जाएगा। अभी तुम आराम करो, चिंता मत करो। अच्छा भैया कहकर कविता सोफे पर ही लेट गई। उधर शाम को जब मोहन ऑफिस से आता है तो बहू ने रोनी सी सूरत लेकर दरवाज़ा खोला और वह वृक्ष से टूटी हुई डाल सी धम से सोफे पर बैठ गई। मोहन ने उसे झकझोर कर पूछा, क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है? बहू चीख पड़ी, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ धोखा दे के भाग गई। और क्या, ये देखो अपने पलंग पर ये चिट्ठी रख कर गई हैं। लिखा है, मैं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें जायदाद में से। मैंने वसीयत बदल दी है, आधी जायदाद बेटी और आधी विकलांगों की संस्था के नाम कर दी है। मैं कपूत बेटे से विद्रोह करती हूँ। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वह माँ पर हाथ उठाता है, वह भी जायदाद के लिए। मेरा सब कुछ तेरा ही तो था, लेकिन तूने माँ बेटे के रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया। तुझसे रिश्ता तोड़ने का मुझे कोई गम नहीं। इसका टुकड़ा पड़कर मोहन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, कभी इधर कभी उधर चक्कर कर लगाने लगा। उधर उसकी पत्नी क्रोध में बड़बड़ाने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि माँ जी को मत सताओ, मत मारो पीटो, प्यार से उन्हें अपने वश में करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब भुगतो, ये घर भी खाली करना पड़ेगा। दूसरे दिन से ही मोहन किराए का घर ढूंढने में दौड़ने लगा। कविता अपने भाई के घर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अपनी एफडी तुड़वाकर पैसे ब्याज पर उठा दिए, उसी से घर खर्च चलने लगा। देखभाल के लिए एक नौकरानी भी रख ली। भैया भाभी का घर पास में ही था। कविता किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।